आइए दोस्तों, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के यानी कि प्राचीन भारत के गुप्त काल को डिस्कस करेंगे। गुप्त काल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे इसमें, उनको देखेंगे, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनको देखेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गुप्त काल का जो उदय हुआ था दोस्तों, गुप्त काल का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में हुआ था और 4वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ था। ठीक है, और ये जो हुआ था दोस्तों, ये कौशाम्बी में हुआ था। जो प्रयाग के नज़दीक कौशाम्बी पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला बात है कि गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है प्राचीन इतिहास का। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। गुप्तों की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। अब गुप्त वंश का जो संस्थापक था, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था दोस्तों? श्रीगुप्त था। टाइमिंग मैंने यहाँ पे बता दिया है, इसके शासनकाल, इसका पीरियड बता दिया है, 240 से लेकर 280 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, श्रीगुप्त के बाद जो राजा आए उसका नाम था घटोत्कच। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण राजा थे जो हम लोग यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल 320 से 335 ईस्वी तक माना जाता है, वो पहला स्वतंत्र शासक उन्हें माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। वह सबसे उल्लेखनीय राजा थे और उन्होंने महाधिराज की उपाधि स्वीकार की थी। महाधिराज की उपाधि इनको प्राप्त की थी, महाधिराज की उपाधि इन्हें प्राप्त थी। अब दोस्तों, चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में गुप्त युग की शुरुआत की। गुप्त युग, जिसे गुप्त संवत के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों, उसकी शुरुआत किन्होंने की? तो उसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त का जो विवाह हुआ था वो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था और उन्होंने एक नए सोने के सिक्के को चलाया था, जिन्हें राजा और रानी सिक्के बोला जाता था। उनके नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। जो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था उनका नाम था समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक जिसने राज किया था। ठीक है दोस्तों, इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया और इन्हें विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब इन्हें भारत की नेपोलियन की संज्ञा किसने दी दोस्तों? तो इसे भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? B.A. स्मिथ द्वारा इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, अब समुद्रगुप्त का जो दरबारी था उसका नाम हरिसेन था दोस्तों। क्या था दोस्तों? हरिसेन था। ठीक है, इसी ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। हरिसेन ने ही इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त जो था दोस्तों, वो विष्णु का उपासक था, भगवान विष्णु का उपासक था ये। ठीक है, अब समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी, लेकिन समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। तो याद रखना है दोस्तों, जो समुद्रगुप्त था वह संगीत का प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है दोस्तों। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की और इसे कविराज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर टॉपिक्स थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे, जो एसएससी, बैंकिंग, जितने भी वन लाइनर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग
और महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके प्रशासनिक इकाई के बारे में जानेंगे गुप्त काल के। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में।